हाँ, तो आज मैं आपको इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो पहला बात होता है कि ये एप्लीकेबल किसके लिए है? जो सीए इंटर ग्रुप 1 दे रहा है, उसका अकाउंटिंग में आता है इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर, और जो बीकॉम कर रहे हैं, उसके लिए आता है, ठीक है? दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो इस चैप्टर में हमें 5 क्वेश्चन करना होगा। अगर आपने 5 क्वेश्चन कर लिया, तो ज़िंदगी भर इसी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है? समझ गया? तो देखिए, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ऐसा ही है कि जो लोग लेट में समझते हैं, जिसको अच्छे से नॉलेज चाहिए, मैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, और जिन लोगों ने सोचता है कि एक बार देखने से या ऊपर-ऊपर से देखने से हो जाएगा, उसके लिए वो आप छोड़ ही दो, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको अच्छे से डीपली नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भूल जाओगे ना। इसलिए आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग चाहिए। देखिए, इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है? आपका अगर एक गोडाउन है, जहाँ पर आप गुड्स या फिर आपका सामान रखते हो, तो अगर वो फायर लग गया, आग लग गया उसका अंदर, तो आपका तो लॉस हो जाएगा ना। तो उस लॉस का आप भरपाई कैसे करोगे? उस लॉस का भरपाई करने के लिए आपको इंश्योरेंस लेना होगा, कि अगर मेरा गोडाउन में आग लग जाए, तो मेरा जितना भी लॉस होगा, आप मेरे को लॉस लॉस का कुछ भरपाई कर देना। ठीक है? ये होता है इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है? तो अब बात आता है कि इंश्योरेंस क्लेम 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है कि लॉस ऑफ स्टॉक, जिस जो मैंने अभी आपको समझाया। लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब आपका गोडाउन में जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर उसमें आग लग जाएगी, तो आपका जितना भी लॉस होगा, उसका कुछ पार्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगा। ठीक है? और दूसरा होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट मैं दूसरा वीडियो में समझाऊँगा। इसका मतलब होता है कि अगर आपका गोडाउन में आग लग जाता है, आपका पूरा का पूरा सामान जल जाता है, तब आप तो कुछ दिन बिज़नेस नहीं कर पाओगे ना। तो अगर बिज़नेस नहीं कर पाओगे, तो आपका बिज़नेस के प्रॉफ़िट तो नहीं आएगा। अगर प्रॉफ़िट नहीं आएगा, तो उस प्रॉफ़िट के लिए आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, जो होता है लॉस ऑफ प्रॉफ़िट। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अब इधर देखिए, तो लॉस ऑफ स्टॉक कब होगा? अगर आपका स्टॉक आग लग जाएगा, अगर आपका स्टॉक में आग लग जाएगा तो, ठीक है? तो लॉस ऑफ स्टॉक करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? पहले तो हमें कितना हमारा स्टॉक में आग लगा, उससे हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है? हमारा कितना स्टॉक आग लग के खराब हो चुकी है, उसका हमें पहले फाइंड आउट करना होगा। तो स्टॉक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारा स्टॉक कहाँ से निकलता है? गोडाउन से ऐसा मत बोलिए, हमारा स्टॉक निकलता है, हम अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट से ही तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट होता है ना। पीएल से होता है? नहीं होता है। बैलेंस शीट से भी नहीं होता है। बैलेंस शीट में हम लिखते हैं। इधर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी लॉस आए, जितना भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा, उससे हम लेके बैलेंस शीट में डालते हैं। ठीक है? तो हमारा कैसे आएगा? कहाँ से आएगा स्टॉक? हमारा स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट करना होगा। अब क्या होगा? जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, उसका ऊपर हम क्लेम करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोलेंगे कि ये लो हमारा क्लोजिंग स्टॉक, इतना का हमें लॉस हुआ, हमारा क्लेम दो, हमारा कंपनसेशन दो। ठीक है? उसके लिए कैलकुलेशन होता है, वो हम सीखेंगे। तो समझ गया स्टॉक क्या होता है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपका सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट को फॉलो करना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट आप क्लास 11-12 या सीए फाउंडेशन में जैसे सीखा है, उसी तरीके से आपको सीखना होगा। ठीक है? अब क्या होता है, देखिए, जो स्टॉक हम निकालते हैं, स्टॉक निकालने के लिए मैंने क्या बोला, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट इधर 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है कि नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट जैसे हम करते हैं, दूसरा होता है कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? हमारा स्टॉक में जब आग लगेगा, आग आग तो देख के नहीं लगेगा ना, कि आज क्लोजिंग डेट है, तो ये तो मालिक ने क्या करेगा, मालिक ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, तो आज ही आग लग जाता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आग आग कभी भी लग सकता है। इसलिए जब अगर एक ईयर का बीच में, मतलब ड्यूरिंग द ईयर अगर आग लग जाता है, तो ड्यूरिंग द ईयर हम तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते। अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाता है हमने, तो क्या होगा? तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा?
इसलिए हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है कि देखो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तो इस साल का एंड में ही होता है ना, लेकिन बीच में आग लग गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसलिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे कि देखिए हमारा जो ओपनिंग डेट है मतलब ईयर एंडिंग है, ईयर एंडिंग से आग लगने का दिन तक हमें कितना लॉस हुआ है, उसके लिए हमें अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। समझ गया? वो हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। तो आप मैं एक काम करता हूँ, सी इंटर का बुक में से मैं आपको एक क्वेश्चन कर देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, बुक्स में इसका आंसर थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, मतलब इसका सॉल्यूशन, ठीक है। हम इससे भी अलग तरीके से करेंगे, दोनों ही सेम होगा। तो मेरा वाला गलत होगा, बुक्स में जो दिया है वो सही है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि अकाउंट्स अकाउंट्स हमेशा अकाउंट्स की टाइप से करना पड़ता है। लेकिन बुक में कैसा दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है कि स्टेटमेंट की तरह, ठीक है। स्टेटमेंट की तरह अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लेना। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट ही बेस्ट होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हाँ, तो इलस्ट्रेशन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। हमें स्टॉक निकालना है किस डेट का, 31 मार्च 2022 का, ठीक है। 31 मार्च 2022 का अगर हम स्टॉक निकालेंगे तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। लेकिन ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट मेमोरेंडम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम ईयर एंडिंग में ही तो बना रहे हैं ना। अगर हम ईयर का बीच में बनाते तब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉलो करते। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट सेम ही होता है, सिर्फ नाम का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 31 मार्च 2022 को हमें बनाना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। स्टॉक एज ऑन 1/4/2021, मतलब ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 28,500 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। उसका बाद क्या दिया हुआ है? परचेस। परचेस कितना? 1,52,500 हमारा परचेस दिया हुआ है। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000। तो मुझे बताइए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेस आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अगर हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो सेल कैसे करेंगे, है ना। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। अब दूसरा साइड पर देखिए, दूसरा साइड पर क्या दिया हुआ है? हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस पीएल में आते हैं, ठीक है। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। देन आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये भी पीएल में आता है। क्योंकि पहले तो हम गुड्स को प्रोडक्शन करेंगे ना, उसका बाद तो हम सेल करेंगे, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा ना। तो पहले हमारा गुड्स प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के अंदर सेलिंग नहीं आते, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आते। एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑफिस एक्सपेंसेस, तो प्रोडक्शन में कैसे आएगा? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ओके। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये भी नहीं आता है। सेल्स सेल्स आता है। सेल्स के बिना हम हमारा जीपी नहीं निकल सकते, इसलिए सेल्स हमें तो चाहिए। तो क्या क्या आएगा? पिछला पेज में क्या देखा था? ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेस आएगा, देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और इधर सेल आएगा। देन क्या लिखा हुआ है? एट द टाइम ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे पिछले साल 31 मार्च 2021 को, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन, हमारे क्या बोला क्वेश्चन ने? बोला कि 2022 का हमारा स्टॉक को फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो स्टॉक है ना, 1/4/2021 को 28,500 वाला स्टॉक, ये वाला स्टॉक जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तब क्या हुआ? ए सम ऑफ 3,500 was write off on a particular item which was originally purchased 10,000 and was sold during the year 9,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम हमारा स्टॉक का कैलकुलेट कर रहे थे, ओपनिंग स्टॉक पिछला साल, ठीक है, वो वाला स्टॉक का अंदर एक स्टॉक खराब हो चुका था, उसका वैल्यू हमने 35,000 राइट ऑफ कर दिया था। मतलब राइट ऑफ मतलब बाद दे दिया, हमने निकल दिया। अब एक एग्जाम्पल ले लेना, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आना चाहिए। सपोज ऐसा मान लीजिए आपका एक
गोडाउन है, गोडाउन का अंदर आप स्टॉक कैलकुलेट करने गए, ठीक है, आपका पास कितना स्टॉक है। तो आप देखा कि आपका पास 40,000 का स्टॉक अच्छा है, ठीक है, 40,000 का स्टॉक अच्छा है, और 10,000 का आपका पास स्टॉक है जो खराब हो गया, जो खराब हो गया, ठीक है। 40,000 का स्टॉक अच्छा है, आपका जो गुड्स आपने परचेस किया उनमें से आप परचेस करके आपने गोडाउन में रख दिया, उनमें से 40,000 का स्टॉक आपका अच्छा है, और 10,000 वाला स्टॉक क्या हुआ, ये खराब हो गया, तो आप तो बेच नहीं सकते ना। अगर मैं आपका पास जाके आपको पूछूं कि आपका पास कितना स्टॉक है, तो आप मुझे क्या बताओगे, 50,000 का स्टॉक है, नहीं बताओगे, क्योंकि आपका 10,000 का स्टॉक खराब हो चुका है। तो आप मुझे सीधा सीधा यही कहेंगे ना, मेरा पास 50,000 का स्टॉक है लेकिन 40,000 अच्छा वाला गुड्स है और 10,000 तो खराब हो गया। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए सपोज कीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए का गोडाउन है, ठीक है। तो मिस्टर ए ने कहा कि देखो ए वाला गुड्स 40,000 का गुड्स है, इसे तो मैं हम इजीली सेल कर दूंगा, मेरा कोई दिक्कत आने वाला ही नहीं है, जो भी आएगा मेरा ए 40,000 गुड्स लेके ही चला जाएगा। लेकिन ए वाला जो गुड्स है ना, इसे देने के लिए मुझे दाम कम करना पड़ेगा। अगर मैं 10,000 चार्ज करूंगा तो पार्टी मुझे देगा ही नहीं 10,000, पार्टी मुझे कहेगा कि यार आपका गुड्स खराब हो गया, आप मुझे 10,000 चार्ज करोगे, तो इसे आप छोड़ दीजिए, आप मुझे अच्छे वाला गुड में से 10,000 का गुड दे दीजिए, ऐसा ही तो कहेगा ना। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि ये वाला गुड्स का अगर दाम कम कर देता हूँ तो मेरा गुड्स चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या किया, मैंने इस गुड में से मैंने सोचा कि 5,000 में मैंने इसको बेच सकता हूँ, 5,000 तो ये हमेशा ही बिक जाएगा, ठीक है। मैंने क्या सोचा कि 5,000 में ये वाला गुड्स तो हमेशा ही बिक जाएगा। तो मैंने इस गुड्स का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 10,000, लेकिन मैंने अभी कितना लिया, 5,000 लिया। तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ मेरा बुक्स में कितना का गुड्स है, मैंने लिखा 45,000 का गुड्स है। 45,000 कैसे आया, मेरा पास 50,000 का गुड्स था, उनमें से अब एक काम कीजिए, इसको 6 कर लीजिए, ठीक है, 46,000 का गुड्स मेरा पास है। तो मैंने सोचा कि 46,000 कैसे आया, मेरा बुक्स में तो लिखना होगा ना 46,000 कैसे आया। तो मैंने लिखा कि देखो मेरा पास तो 50,000 का गुड्स था, उनमें से मैंने 4,000 दाम कम कर दिया, मतलब इसे मैंने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। इसको मैंने राइट ऑफ कर दिया, अगर राइट ऑफ कर दिया इसलिए मेरा गुड्स का वैल्यू आज वैल्यू दिखा रहा है 46,000। अगर मैंने राइट ऑफ नहीं किए होते तो मेरा गुड्स का वैल्यू कितना दिखा था, 50,000, समझ गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो 60,000 ना, 60,000 इस सॉरी 46,000, ये वाला जो 46,000 है, इसको मैंने ओरिजिनल दाम पे लेके आने का, ठीक है, इसको मैंने 50,000 में लेके आने का। तो इसको मैंने 50,000 में कैसे लेके आऊंगा, मैंने जितना राइट ऑफ किया, मतलब जितना दाम मैंने कम किया, अगर उस उतना ही दाम मैंने इधर ऐड कर देता हूँ तो मेरा 50,000 आ जाएगा ना, समझा। मेरा 4,000 राइट ऑफ करने का बाद देने का बाद मेरा कितना आया, 46,000। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को असली दाम पे लेके जाने का, तो मैं कैसे जाऊंगा, जितना भी मैंने कम किया अगर उसे ही मैंने ऐड कर दिया तो मेरा दाम ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा ना। तब तब जाके मैंने इसको सेपरेट कर सकता हूँ कि मेरा ओरिजिनल गुड्स था 40,000 का और मेरा खराब गुड था 10,000 का, समझा। इसको ही मैंने इस कैलकुलेशन के अंदर लेना होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है, मेरा 21 का अंदर स्टॉक कितना था, मेरा 21 में स्टॉक कितना था, मैंने 28,500 लिखा था। कैसे लिखा था,
3500 राइट ऑफ करने का बाद मैंने 28,500 लिखा था, मतलब ये वाला सिचुएशन हुआ ना। 4,000 राइट ऑफ करने का बाद मेरा 46,000 आया। अगर मैं इस क्वेश्चन को पूछता हूँ कि मुझे बताओ राइट ऑफ करने का पहले तुम्हें कितना वैल्यू दिख रहा था, तो क्वेश्चन कहेगा कि ऐसे लिखो, पहले तो पेन चेंज कर लो बाद में लिखो। क्या लिखना? टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो पहले मैं जब गुड्स वैल्यू करने गया था, वैल्यू करने के बाद मेरे पास कितना था? 28,500 था, और ये वाला अमाउंट ना 35,000 लेस करने के बाद आया। तो 35,000 अगर मैंने ऐड कर दिया तो मेरा वैल्यू कितना आएगा ओपनिंग स्टॉक का? 28,500 35,000 लेस करने का बाद आया, तो ऐड कर देना 3500 32,000, मतलब इधर जो मेरा 50,000 का गुड्स था ना, ऐसा ही क्वेश्चन का अंदर 32,000 का गुड्स था, ठीक है। तो अब हमें इसको सेपरेट करना होगा कि इनमें से अच्छा वाला गुड कितना था और खराब वाला गुड कितना था, समझा? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3,500 राइट ऑफ ऑन ए पार्टिकुलर आइटम व्हिच वाज ओरिजिनली परचेज 10,000, जिसको मैंने परचेज किया था 10,000 में, मतलब इस वाला क्वेश्चन सेम ही मैंने ले लिया, ठीक है। ये वाला जो 10,000 था, क्वेश्चन मैंने 4,000 राइट ऑफ किया, लेकिन क्वेश्चन ने 3,500 राइट ऑफ किया, तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 10,000 था, ठीक है। इसका ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 था। इस गुड्स को मैंने सोल्ड किया ड्यूरिंग द ईयर 9,000 में, समझ गया? तो देखिए मेरा पास कितने का गुड्स था? टोटल 32,000 का गुड्स था। इस गुड्स में से जो मैंने 3500 का गुड्स राइट ऑफ किया ना, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? क्वेश्चन ने बोला कि 10,000 था, मतलब ये खराब गुड्स। तो अच्छा वाला गुड्स कितना होगा? 32,000 हमारा टोटल गुड्स था, उसमें से अगर 10,000 खराब गुड्स निकल गया तो अच्छा गुड्स कितना था? अच्छा वाला गुड्स था मेरा 22,000 का, समझ गया? तो इससे आप लिखना कि नॉर्मल गुड्स, और इसको लिखना एबनॉर्मल गुड्स, इधर भी सेम लिख देना, नॉर्मल गुड्स एंड एबनॉर्मल गुड्स, समझा? अब देखिए मेरा पास 28,500 कैसे आया? मेरा पास ये वाला गुड्स था 22,000 का, ये वाला गुड्स था 10,000 का, ठीक है। इस 10,000 का गुड्स को मैंने कितना लिया? 35,000 मैंने माइनस कर दिया था। 10,000 का गुड्स में से मैंने 35,000 का माइनस कर दिया, मतलब मैंने सोचा इतना दाम 10,000 में तो नहीं बिकने वाला, अगर मैंने इसको 35,000 लेस किया तो मैं तो 6,500 में हमेशा ही बेच दूंगा ना। तो अच्छा वाला गुड्स था 22,000 का, और खराब गुड का मैंने वैल्यू लिया 6,500 का। तो इसका साथ 22,000 अगर आप ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो कि 28,500 का मैंने गुड्स दिखा रहा है, ठीक है। ये वाला गुड्स ही तो हमारा ओपनिंग स्टॉक था, है ना। ये वाला गुड्स ही हमारा ओपनिंग स्टॉक था, समझ गया? तो आधे क्वेश्चन तो इधर ही खत्म हो गया। देखिए तो ये वाला गुड्स को मैंने सेल कितने में किया? ये वाला गुड्स को मैंने सेल किया 10,000 जो ओरिजिनली कॉस्ट था, इस गुड्स को मैंने सेल किया 9,000 में, ठीक है। 9,000 में मैंने सेल किया। तो 10,000 का गुड्स अगर मैंने 9,000 में सेल किया, और मेरा क्लोजिंग स्टॉक का कुछ बताया ही नहीं कि इस गुड्स का कुछ क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने 10,000 का गुड्स 9,000 में बेच दिया, इसको सेल लिख देना, बाय सेल्स, ठीक है। तो मेरा लॉस हो गया ना, कितने का लॉस हो गया मेरा? 1,000 का लॉस हो गया,
देखने में लॉस है लेकिन एक्चुअली में लॉस है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने 6,500 ही लिया था। इसको 10,000 मैंने सोचा नहीं था कि 10,000 का गुड्स 9,000 में बिक जाएगा। मैंने सोचा कितना 3,500 मैंने कम किए थे ना, तो इसका मतलब मैंने सोचा कि 6,500 में बिक जाएगा, लेकिन बिका कितने में 9,000 में, 2,500 ज़्यादा बिका। मेरा सोचने का तरीका अलग है, ठीक है। और अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये वाला गुड अच्छा गुड्स है 10,000 का, इनको अगर मैं 9,000 में बेच दिया तो मेरा 1,000 का लॉस हो गया ना। तो इस तरह का से आप सोच सकते हो, और दूसरा तरीका से भी आप सोच सकते हो, जैसे आपका मर्जी। तो उस वाले में आपका प्रॉफिट आएगा, ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। इधर आप 6,500 लिख देना, इधर 9,000 लिख देना, और प्रॉफिट इधर 2,500 आ जाएगा। और अगर इस तरीके से लेते हो तो आपको लॉस आएगा, तो इसको लिख देना बाय P&L लॉस, लॉस ऑन सेल, ठीक है, समझ गया। तो आप देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा टोटल सेल कितना हुआ, 2,49,000 मेरा टोटल सेल हुआ। टोटल सेल मतलब इसका अंदर नॉर्मल गुड्स भी इंक्लूड है और एबनॉर्मल गुड्स मतलब खराब गुड्स भी इंक्लूड है। तो टोटल मिला के मेरा 2,49,000 का सेल हुआ, ठीक है। तो देखिए 2,49,000 मेरा टोटल सेल हुआ, कितना 2,49,000। इनमें से अगर मैंने खराब गुड 9,000 का सेल किया तो मेरा अच्छा वाला गुड कितना सेल किया 2,40,000 में, समझा। इन मतलब आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने टोटल 2,49,000 में सेल किया। तो आपको सोचने का है कि 2,49,000 में अगर खराब गुड्स मैंने 9,000 में बेच दिया तो अच्छा वाला गुड्स मैंने कितने में बेचा 2,40,000 में। इससे अगर ये वाला माइनस करेंगे तो यही तो आएगा ना, समझा। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन ने, और दिया हुआ है कि द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 20% ऑन सेल। पूरा साल में हमने 20% प्रॉफिट किया, सेल्स का ऊपर 20%, ठीक है। तो लिख दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पर लिखता है, इधर लिखता है ना। तो एक दो लाइन छोड़ दीजिए, अगर कुछ आएगा तो बाद में लिख देंगे। तो लिख देना कि 2 GP ग्रॉस प्रॉफिट कितना, सेल का 20%। तो आप अगर सोचोगे कि इस वाले में से लेना इस वाले में से लेना है, कौन सा लेना है हमें, तो ऑब्वियसली हम नॉर्मल गुड्स का ही लेंगे, क्योंकि अब नॉर्मल गुड्स में तो हमारा क्या आया, लॉस आया ना। अगर एक चीज में अगर लॉस और प्रॉफिट दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते। अगर लॉस आ गया तो प्रॉफिट नहीं आएगा। तो प्रॉफिट किस में आएगा, प्रॉफिट ये वाला अच्छा गुड में आएगा। तो इसका ऊपर 20% करेंगे तो कितना आएगा 2,40,000, इसका 20% 0.2 कर दीजिए, इजीली आ जाएगा 48,000, 48,000, समझा। और इसका इसका तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट एक साथ नहीं आ सकता। अब क्या हुआ देखिए, इधर मैंने जितना भी था सब कुछ ले लिया, कुछ छूटा नहीं। सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा, मैंने बोला, क्योंकि पीएल में जाता है, ये वाला पीएल में, ये वाला भी पीएल में जाता है, ठीक है। और दो आइटम मैंने छोड़ दिया, कौन कौन सा आइटम, देखिए परचेस। परचेस तो हमें लेना ही पड़ेगा ना। परचेस कितने का है, परचेस 1,52,500 का, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000 का। ये दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको लिख लेता हूँ। तो मैंने लिख लिया पूरा अमाउंट, ठीक है। परचेस कितना था 1,52,500, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना 30,000, ठीक है। और कुछ नहीं है क्वेश्चन का अंदर, तो टोटल करने का, इधर भी टोटल कर देना और इधर भी टोटल कर देना। तो देखिए पहले एबनॉर्मल लॉस को हम सेट करते हैं। 10,000 इधर ज़्यादा है, और इधर भी 10,000 है। तो इसका अंदर तो कुछ आएगा ही नहीं, डिफरेंस नहीं निकलेगा, समझा। डिफरेंस नहीं निकलने वाला। तो ये वाला अकाउंट तो खत्म हो ही गया।
अब इसको सेटअप करते, देखिए कौन सा साइड ज़्यादा आता है। ऑब्वियसली ये वाला साइड ही ज़्यादा आएगा, लेकिन क्योंकि हमने इधर क्या बैठाता है, क्या रहता है इधर, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमें लिखा ही नहीं। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं नहीं लिखा मैंने, तो ये वाला साइड ही तो ज़्यादा आएगा ना। तो और क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखा हुआ नहीं रहेगा, लिखा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला ही तो हमें फाइंड करना है ना। क्वेश्चन तो इसका ऊपर ही घुमाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, इसको टोटल ऐड करने का, कितना 2200 प्लस 1,52,500 प्लस 30,000 प्लस 48,000, टोटल कितना हुआ 2,55,000, 2,52,500। ठीक है, हाँ देखते हैं, नीचे तो चले जाए, 2,52,500, और इधर भी लिख देने का 2,52,500। इनमें से अगर 2,40,000 चला जाएगा तो कितना रहेगा, 12,500। समझा, ये वाला ही हमारा क्वेश्चन चाह रहा था। क्वेश्चन ने हमें पूछा कि क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने का, तो ये वाला हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। समझ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं।